बुक्स फॉरएवर में खुश आमदीद नॉवल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये 91वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। फिजान ने अभी फ़ोन बंद किया ही था कि उसके ऑफिशियल नंबर पर कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम तौकीर भाई, बड़े दिन बाद मुझे याद किया। उसने हत्तुल मकदूर अपना लहजा फ्रेश रखा था। वालेकुम अस्सलाम। यार मैंने तो फिर भी तुम्हें याद किया, तुम्हें इतनी भी तौफीक ना हुई। उन्होंने जवाबन फ़ौरन जता दिया तो फिजान कहका लगा कर हंस दिया। क्या करूँ तौकीर भाई, इस कारोबार ने तो सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। इतनी मसरूफियत है कि बस। अच्छा सुनो, दानियाल के साथ आजकल तुम्हारे ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? अचानक तौकीर साहब ने पूछा। फिजान उलझे, सवाल कुछ अजीब सा था। क्या मतलब तौकीर भाई, ये कैसा सवाल है? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि तुम्हारा कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? कारोबारी मामलात में 100 तरह के उतार चढ़ाव आ जाते हैं, इसी हवाले से पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिजान साहब का उलझन के साथ जवाब दिया था। बल्कि मेरा ख्याल है बतौर बिजनेस पार्टनर्स हमारे ताल्लुकात तो मिसाली हैं। अगर ऐसी बात है तो दानियाल पार्टनरशिप ख़त्म करने की बात क्यों कर रहा है? तौकीर साहब ने मज़ीद उलझ कर जैसे खुद कलामी के अंदाज में कहा था, बल्कि दर हकीकत फैज़ान के सर पर बम दे मारा था। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ फैज़ान, मैंने इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे दानियाल से बात हुई है मेरी, और उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे साथ मज़ीद काम नहीं करना चाहता, इसलिए पार्टनरशिप को ख़त्म समझा जाए। मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ कि जल्दी जल्द उसकी अनेक्सी खाली कर दो, और ये कि उसका वकील 1-2 रोज़ में तुम्हें नोटिस भी भिजवा देगा। मैं तो खुद बहुत हैरान हुआ उसकी बातें सुनकर, इसीलिए तुम्हें फ़ौरन फ़ोन किया कि असल मामले का पता लगाओ। कारोबार कौन सा मामूली बात है कि जब दिल किया शुरू कर लिया, जब दिल चाहा ख़त्म कर लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मानता हूँ मेरा सरमाया दानियाल भाई से कम है, लेकिन मेरी तो सारी जमा पूंजी इस कारोबार में लग चुकी है। मैं कैसे अचानक पार्टनरशिप ख़त्म करने का मुतहम्मिल हो सकता हूँ? उसे समझ नहीं आ रही थी क्या कहे। मैं नहीं मानता कि दानियाल भाई ने ऐसा कुछ कहा होगा। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं फैज़ान, मुझे गलत फहमी हरगिज़ नहीं हुई, तौकीर साहब ने मुतहम्मिल लहजे में कहा था। दानियाल ने मेरे सामने अपना इरादा ही ज़ाहिर किया है वहाँ, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि तुमको अनेक्सी खाली करने का कह दूँ। मैं कल 6 बजे तक उनके पास बैठा एक प्रोजेक्ट डिस्कस करता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा इरादा था भी तो उन्होंने मुझसे उस वक्त क्यों नहीं कहा? हाँ, ये एक और हैरानी की बात है। ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तौकीर भाई। मैं दानियाल से दोबारा बात करता हूँ। नहीं, आप फ़ोन पर बात ना करें, मैं आपको पिक कर लेता हूँ। हम दोनों दानियाल भाई के ऑफिस जाकर बात करते हैं। अच्छा है कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, फिजान ने कहा था। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों दानियाल हसन के ऑफिस पहुंच गए थे, और दानियाल हसन ने इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हुए उन दोनों से मिलने से इनकार कर दिया था। व्हाट द हेल, आखिर इस तरह के रवैये से दानियाल भाई साबित क्या करना चाह रहे हैं? फिजान एकदम तैश में आ गए थे। मानता हूँ मेरे शेयर्स 25% हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि पार्टनरशिप को इस तरह अचानक ख़त्म करें। वो पहले ही मावा की तरफ से परेशानी का शिकार थे, इस सप्ताह पर बिल्कुल ही आउट होने लगे। तौकीर साहब ने कदरे बौखला कर उन्हें देखा। दानियाल ने अगर किसी वजह से जल्दबाजी का मुजाहरा किया है तो उनका ख्याल था फिजान ज़रूर तहम्मुल का सबूत देंगे। तुम अपना टेम्परामेंट लूज़ मत करो, मैं दानियाल से बात करता हूँ, तौकीर साहब ने जेब से अपना सेलफोन निकालते हुए कहा था। कुछ फासले पर जाकर उन्होंने बात की, तभी दानियाल हसन का पेवन उनका बुलावा लिए चला आया। तुम ज़रा यहाँ इंतज़ार करो फिजान, मैं दानियाल से बात करता हूँ। फिजान ने जुज़्ब होकर उन्हें देखा। इंतहाई सबकी महसूस हो रही थी, लेकिन बात मानने के सिवा कोई चारा भी ना था, सो नाचार अस्पात में सर हिला दिया। आओ तौकीर, दानियाल हसन ने उनको देखते ही कहा था। क्या हमाकत है यार दानियाल, बाहर फिजान भी आया बैठा, तुम्हें उसे भी अंदर बुलाना चाहिए। तौकीर साहब ने आते ही उनके लत्ते लिए थे। मैं उस घटिया इंसान की शक्ल देखना नहीं चाहता, तुम अंदर बुलाने की बात कर रहे हो? दानियाल हसन ने इंतहाई गुस्से की कैफियत में कहा था। आखिर हुआ क्या है जो तुम इतना भड़के हुए हो? मैंने फिजान से पूछा तो वो भी लाइलमी का इजहार कर रहा, उल्टा वो तो पार्टनरशिप ख़त्म करने की बात सुनकर बुरी तरह परेशान हुआ है। जाहिर है उसकी सारी हिकमत अमली जो धरी की धरी रह गई, उसने तो परेशान होना ही है, दानियाल हसन ने तनफुर के साथ कहा था। दानियाल, क्या बेहतर नहीं होगा कि तुम मुझे असल बात बताओ? इस तरह पहेलियाँ बुझवाते रहोगे तो मैं कुछ भी नहीं समझ सकूँगा। मैं ये मामला यहाँ डिस्कस करना ही नहीं चाहता, इसीलिए तो मैं कहा था कि अभी नहीं मिल सकता, घर पे बात होगी। लेकिन तुम्हारी ज़िद, मैं बता चुका हूँ, मुझे आज रात की फ़्लाइट से एबटाबाद जाना है, वापसी में शायद 10-15 दिन लग जाए। इसीलिए मैं चाह रहा था तुम और फिजान आमने सामने बैठकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसे दूर कर लो। यार कारोबार क्या गुड़िया गुड्डे का खेल होता है कि जब दिल चाहा ख़त्म कर दिया। तुम्हें उस लड़के की हकीकत नहीं पता, जब पता चलेगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा मैं कितने तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा हूँ। हुआ क्या है दानियाल? तौकीर साहब ने आजिज़ होकर कहा था। दानियाल हसन तजब्जुब में पड़े रहे, बल जैसे फ़ैसला न कर पा रहे हो कि बताएं या नहीं।
फिर बलाखिर एक हतमी फैसले पर पहुंचकर उन्होंने कहना शुरू किया, और जो बात उन्होंने तौकीर साहब के गोश गुजार की वो तौकीर साहब को भी दम बखुद कर देने के लिए काफ़ी थी। आई कांट बिलीव दिस। मैं फिज़ान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। तुम मेरे दोस्त हो या उसके वकील बनकर आए हो, लेकिन दानियाल, मैं फिज़ान की शराफत का हलफ उठा सकता। उसका सारा बचपन जवानी मेरे सामने गुजरी है। आज तक उसके बारे में ऐसी कोई बात सामने नहीं आ सकी जो उसके किरदार में झोल जाहिर करे। इसलिए मेरा दिल मान ही नहीं रहा कि फिज़ान इनिया को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें उसकी शराफत पर भरोसा है तो मुझे अपने बेटे की सच्चाई पर रत्ती भर भी शक नहीं है। मैंने भरोसा करते हुए उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दी और उसने मेरी बेटी को ही गुमराह करना शुरू कर दिया। इनिया बहुत मासूम है, कुछ ना कुछ उसकी बातों में आ ही गई होगी। और ये भी शुक्र है कि वलीद ने मुझे बर वक्त आगाह कर दिया, वरना उसने तो मेरी इज्जत खाक में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेज़ तेज़ बोलने और गुस्से से हाथ में चलते दानियाल हसन का तनफ़ुस इश्तियाल के मारे बुरी तरह फूल रहा था। मावा हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में तस्नीम को ढूंढती फिर रही थी। 2-3 मुलाजमीन से भी सरसरी अंदाज में पूछ लिया, मगर वो ना जाने कहाँ गायब हो चुकी थी कि मिलने का नाम ही ना ले रही थी। फिर ऐन उस वक्त जब मावा मायूस हो चुकी तो तस्नीम पता नहीं कहाँ से अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। अच्छा हुआ बीबी आप मुझे यहाँ मिल गई। हस्बे मामूल वो जल्दी में थी। तुम कहाँ गायब हो गई थी तस्नीम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मावा ने कहा, इस बात को छोड़ दे बीबी कि मैं कहाँ थी। अहम बात यह है कि छोटे चौधरी को मुझ पर शक हो गया है कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ। उसका मोहतात लहजा सरासमगी का खमाज था। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मावा ने परेशानी से पूछा। कल आपके जाने के बाद जब मैं ताला लगा रही थी तो वो पिछली तरफ आए थे और आपका भी पूछ रहे थे। वो तो शुक्र है कि उसी वक्त कौसर मुझे बुलाने आ गई कि बड़ी चौधराई ने बुलवाया है, इसीलिए बचत हो गई, वरना मैं तो बुरी फंसती। तस्नीम बता रही थी। बल्कि फंसती क्या, मुझे तो लगता है मैं फंस चुकी हूँ। किसी भी वक्त चौधरी जी पूछगछ के लिए बुलवा सकते हैं। फिर अब क्या किया जा सकता है? मामा ने किसी कदर मुतफक्किर होकर पूछा था। दोबारा तो शायद हमें बात करने का मौका ना मिल सके, इसलिए मैं आपके लिए ये लाई हूँ। तस्नीम ने दुपट्टे के पल्लू से बंधा एक सीधा सा लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मामा ने पूछा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि सही बता सकूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ख़त ही होगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये किसने किसको लिखा है, मगर मेरा दिल कहता है कि इस ख़त से आपको अपने बाबा के कातिल तक पहुँचने में ज़रूर मदद मिलेगी। क्योंकि जब आपकी अम्मी इस हवेली से जा रही थी उन दिनों मेरे पापा बीमार थे और उन्होंने मुझे ये लिफाफा देकर कहा था कि आपकी अम्मी को दे दूँ। मैंने उन तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें जल्दी में हवेली से जाना पड़ा और वो ख़त ना ले जा सकी। तब मेरे बाबा को बहुत अफसोस हुआ था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ये लिफाफा संभाल के रखूं, और अगर कभी रजब चाचा से वाबस्ता किसी इंसान से मुलाकात हो सके तो उसे दे दूं। जब तक बाबा के बोलने की सलाहियत काम करती रही वो मुझे यहीं ताकीद करते रहे थे। मुझसे गलती हुई रात को जब आप पिछली तरफ आई थी, मुझे ये उसी वक्त आपको दे देना चाहिए था। कम से कम सर पर तलवार तो न लटकती रहती। कौन सी तलवार? वो जो लिफाफे को उलट पुलट कर देख रहे थे हैरानी से पूछ बोली। यही कि आप तक पहुंचने से पहले कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है तस्नीम, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी इतनी मदद की। खुदा करे मुझे इसी खत से कोई ठोस सबूत मिल जाए ताकि मज़ीद किसी की मदद न लेना पड़े। मामा ने कदरे बेजारी से कहा था। आमीन, तस्नीम ने सद के दिल से कहा था। फिर कुछ ख्याल आने पर पूछने लगी, बीबी अगर आपको सबूत मिल गए तो क्या आप फ़ौरन वापस चली जाएंगी? हाँ, बल्कि फ़ौरन से भी पेशतर, मामा ने सरल से कहा, और उसका अंदाज़ साफ जाहिर करता था कि वो खुद भी हद से ज़्यादा बेजार है। मैं चलती हूँ बीबी, ऐसा ना हो कि कोई मुझे आपसे बात करता देख ले और खटक जाए। मावा ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों मुख्तलिफ सिमत में मुड़ गए। मावा की सारी तवज्जो अपने हाथ में दबे लिफाफे की तरफ थी। कैसा इसरार पोशीदा था उस लिफाफे में कि वो चाह कर भी उसकी तरफ से ध्यान हटा नहीं पा रही थी। वो अपनी जौंक में थी कि सामने से आते जलाल से टकराते टकराते बचे। मर्द चाहे कितना भी सीधा या मासूम क्यों ना हो, उसे ऐसे टकराव बहुत पसंद आते हैं, ख़ुसूसन तब जब सिंफ मुखालिफ से शरई रिश्ता भी हो तो ऐसे टकराव की अहमियत और भी बढ़ जाती है। कहाँ भागती फिर रही हो आप मोहतरमा? जलाल ने खुशगवारी से पूछा था। कहीं भी तो नहीं, मामा ने नादानस्ता लिफाफे वाला हाथ पीछे कर लिया था। मैं बस नमल को ढूंढ रही थी, उसने कहा था वो मुझे सबकी पुरानी तस्वीरें दिखाएगी। उसे बर वक्त बहाना सूझ गया था। जलाल ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। नमल वगैरह से अच्छी दोस्ती हो गई है तुम्हारी? हाँ, मावा ने हॉन्को की तरह मुस्कुरा कर कहा था। और कहती भी क्या? जलाल बेसब्ब हंस दिया, फिर बगौर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें हवेली में कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। हाँ ज़रूर, मावा बेदानता मुस्कुरा कर बोली थी, और उन दोनों ने ही बैक वक्त महसूस किया था कि बज़ाहिर उन दोनों के दरमियान कल एक नाजुक सा लम्हा आकर गुजर गया था जिसकी कोई हैसियत भी ना थी, लेकिन उस एक लम्हे के नकुश उन दोनों के जहनों में ना सिर्फ बाकी थे बल्कि वो दोनों ही अपनी अपनी जगह शर्मिंदा भी थे। इसी शर्मिंदगी के मारे बेसबब गुफ्तगू किए जा रहे थे।
पूनम आ रही है, मैं चलता हूँ, माँ जलाल ने कहा था। माँ बुरी तरह खटक गई थी, उस पर जैसे किसी सोच का दर बहा हुआ था। कल तुमने तन्वा के डर से मुझे छुपा दिया, आज नमल के डर से भाग रहे हो। इसके बावजूद कहते हो कि कोई परेशानी हो तो तुम्हें बताओ। तुम तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ने की सलाहियत रखते हो जलाल। उसका लहजा अच्छा खासा तंजिया था। जलाल पर ढेरों पानी आ गिरा हो जैसे वो तेज़ी से चला गया था। मावा ने उसी तंजी अंदाज में सर झटका। और मम्मी इससे उम्मीद लगाए बैठी है कि मुझे मसला दरपेश हुआ तो ये मेरी मदद करेगा। बुज़दिल। तुम्हारा वलीद से कोई झगड़ा हुआ है क्या? वापस जाते हुए तौकीर साहब ने फ़िज़ान से पूछा था। दानियाल हसन ने उनके समझाने के बावजूद फ़िज़ान से मिलने से इनकार कर दिया था। मुझे पता है फ़िज़ान को देखते ही मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और ऑफिस में मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा तुम फ़िज़ान से कहो फ़िलहाल यहाँ से चला जाए। उसे जो भी कहना है वो मैं घर में सुन लूँगा, लेकिन अनेक्सी उसे फारिग करना ही होगी। अब उसे अपने घर में मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत समझाने के बाद दानियाल हसन के अंदाज में बस इतनी सी लचक आई थी। अलबत्ता लहजा अभी भी दो टोक और गैर मबहम रहा था। फ़िज़ान इस पजीराई पर अलग गुस्से में थे, लेकिन चूँकि तौकीर साहब को उन्होंने हमेशा बड़े भाइयों वाला दर्जा दिया था, सो उनकी बात मानते हुए चुपचाप वापस आ गए थे। वह दोनों लिफ्ट से निकलकर पार्किंग की तरफ जा रहे थे कि तौकीर साहब ने पूछ लिया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए फ़ैज़ान बुरी तरह चौंके। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपसे किसने कहा कि मेरा वलीद से झगड़ा हुआ है? बल्कि मेरी तो उससे आखिरी मुलाकात भी बहुत दिन पहले हुई थी। फ़िज़ान सोच कर बोल रहे थे, जैसे उसकी और अपनी आखिरी मुलाकात याद करने की कोशिश कर रहे हूँ। अच्छा, तौकीर साहब ने महज इतना कहा और खामोश हो गए। फ़िज़ान ने गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग से निकाली, फिर सीधी सड़क पर डाल दी। इस दौरान वो मुंतज़िर रहे कि तौकीर साहब कुछ कहेंगे, लेकिन उनकी खामोशी कुछ ज़्यादा ही तवालत पकड़ गई थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तौकीर भाई। बल आखिर फ़िज़ान ने ही खामोशी को तोड़ा था। यार फ़िज़ान, मैं समझ नहीं पा रहा कि किस तरह बात को एक्सप्लेन करूं। तौकीर साहब ने माजूरी ज़ाहिर की। फ़िज़ान और भी उलझ गए। आप मुझे कॉन्शियस कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है? दरअसल तौकीर साहब ने तमहीद बांधने के इरादे से गहरी सांस लेकर बात का आगाज़ किया था। वलीद ने दानियाल से कहा कि तुम उसके सारे कारोबार पर कब्ज़ा करने के लिए इनिया को ट्रैप कर रहे हो। क्या? गाड़ी एक झटका खाकर रुक गई, क्योंकि फ़िज़ान का पाँव बेसाख्ता ब्रेक पर जा पड़ा था, वरना सामने वाली गाड़ी से टकराव यकीनी था। संभल कर, तौकीर साहब ने तेज़ी से कहा था। हादसा होते होते रह गया था। दोनों को इस ट्रांस से निकलने में चंद मिनट लगे। इस दौरान पीछे ट्रैफिक की एक लाइन लग चुकी थी। पार्टनरशिप ख़त्म करने के लिए इससे ज़्यादा घटिया बहाना नहीं बनाया जा सकता था। गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हुए फ़िज़ान ने दांत पीस कर कहा था, तुम हाइपर मत हो फ़िज़ान, गो कि मैं जानता हूँ ये कहना भी फजूल है। बात ही ऐसी है कि किसी भी शरीफ इंसान की बर्दाश्त जवाब दे सकती है। तौकीर साहब ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा था, मैं ऐसी घटिया बात सोच भी नहीं सकता। आखिर दानियाल हसन ने, ये वलीद ने क्या सोचकर ये बात कही है? ऐसी कौन सी कजी नज़र आ गई उन लोगों को मेरे किरदार में? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मैंने दानियाल से कहा कि वलीद की बात सरासर झूठ है। लेकिन इसके साथ ही मुझे तशवीश हुई कि आखिर वलीद ने ऐसी फजूल बात क्यों की है। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। अब ये तो वो ही बता सकता है कि उसके दिमाग में क्या आया। मुझे तो ये सारा ख़ानदान ही पागल लगता है। फ़ैज़ान ने गुस्से और झुंझलाहट के साथ कहा था। तौकीर साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उसके गुस्से को कम करने की कोशिश की थी। मैंने दानियाल को भी समझाया, वो रात में तुमसे बात करने पर आमादा हुआ है। मेहरबानी उनकी, बड़ा एहसान किया मेरे सर पर। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ भी कहना बुरा लगेगा, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को नापसंदीदा काम करना पड़ जाते हैं। सो तौकीर साहब ने गहरी सांस भरकर कहा था। फ़िज़ान के खून में जैसे शरारे दौड़ रहे थे। भले ही उन्होंने तौकीर साहब से कुछ ना कहा था, लेकिन बहरहाल सारा मामला तो उन्हें समझ आ ही चुका था कि इनिया की मेहरबानी ने किसी न किसी को उनकी नेक नामी पर उंगली उठाने का मौका फराहम कर ही दिया था, और उनका बस न चलता था कि इनिया की गर्दन ही दबा दे। मैंने तुमसे कहा था अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए सलीमा को दे दो। नमल ने कुछ ख्याल आने पर मावा से कहा था। वो उसे पुरानी तस्वीरों का एल्बम दिखा रही थी, और तस्वीरें थी कि ख़त्म होने का नाम ही न लेती थी। मावा की जान उस लिफाफे में अटकी थी जो उसकी अलमारी के निचले खाने में हिफाजत से रखा था, और जिसे खोलने का मौका उसे अब तक न मिल सका था। उसने कई बार कोशिश की कि किसी तरह कुछ देर कमरे में जाकर बैठने का मौका मिल जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई उसे वापस बिठा लेता था। नाचार मावा को फुर्सत मिलने का इंतज़ार करना था, और अब वो बड़े तहम्मुल से बैठी उस वक्त का इंतज़ार कर रही थी। तन्वा ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह उसे मावा से उसके और जलाल के मुतालिक पूछने का मौका मिल जाए। एक आध बार जब मौका हाथ आया भी, तो सारे तजस्सुस के बावजूद उसे मुनासिब लफ्ज़ न मिल सके थे।
मावा, तुम आज जो सूट पहनने वाली हो वो मैंने अब तक नहीं देखा। मावा को सबके दरमियान से उठाने का एक बहाना सूझ ही गया था। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मावा ने इस मौका को गनीमत जानते हुए जल्दी से कहा था। तुम्हें यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है? कौसर, जाओ बीबी के कमरे से उनका सूट ले आओ। तहरीमा भाभी ने कहा था। नहीं भाभी, उसे पता नहीं चलेगा कि सूट कहाँ है, मैं खुद निकाल आती हूँ, उसने बाजलत उठते हुए कहा था। मैं वादा मौका हाथ से निकल ही ना जाए। मैं भी साथ आती हूँ। तन्वा भी उसके पीछे दौड़ी थी। वो दोनों आगे पीछे मावा के कमरे में दाखिल हुई थी। तुम बैठो, मैं अपना ड्रेस लेकर आती हूँ। रहने दो मावा, तुम्हारा ड्रेस तो मैंने देख रखा है। मावा बुरी तरह हैरान हुई। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसकी बात अधूरी रह गई। तन्वा ने उसकी बात किता की थी। वो तो मैंने इसलिए कहा था कि तुम्हारे साथ कुछ देर बैठने का मौका मिल सके। दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी, उसने झिझकते हुए कहा था। हाँ पूछो। नहीं, पहले तुम वादा करो कि मेरी किसी बात पर खफा नहीं होगी। मावा हंसती। हाँ भाई, मैं खफा नहीं होंगी, तुम पूछो जो पूछना है। वो दरअसल तन्वा को उसका लहजा खासा हौसला अफजा लगा था। मैंने शबीब भाई और जलाल भाई को बात करते हुए सुना था। वो लोग कह रहे थे कि तुम जलाल भाई की मनकुआ हो। मनकुआ? मावा ने नासमझी से कहा था। यानी तुम उनकी बीवी हो, निकाह किया है तुमने उनसे। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये दुरुस्त है या मुझे कोई गलत फहमी हुई है। उसके लहजे में दबा दबा सा जोश था। जब खुद सुन ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने भाइयों की बात पर यकीन नहीं है क्या? ये बात नहीं है नमल और हलम आपा, मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रही, और वो इतने वसूख से मेरी बात को रद्द करती हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जो सुना वो दुरुस्त भी था या मेरी गलत फहमी थी, उसने बेचारगी से कहा था। मावा हौले से मुस्कुरा दी। हाँ तन्वा, जो तुमने सुना वो दुरुस्त है, लेकिन वादा करो इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। लेकिन क्यों? वो जो पुरजोश होकर चीखना चाहती थी अचंभे में पड़ गई। दरअसल मेरी हवेली आने से पहले ही मैं और जलाल निकाह कर चुके थे और हम ये भी नहीं जानते थे कि हमारे दरमियान कोई रिश्तेदारी है। ये तो हमें तब पता चला जब यहाँ हवेली में हमारा आमना सामना होगा। तभी मैंने और जलाल ने डिसाइड किया था कि जब तक जलाल को मुनासिब नहीं लगेगा और हवेली के तमाम अफराद मुझे यहाँ का एक फ़र्द नहीं समझ लेते, निकाह के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अब अगर तुमने ये बात डिस्क्लोज़ कर दी तो हम दोनों के लिए बहुत टेंशन क्रिएट हो जाएगी। शायद दादी जान इस बात पर बुरी तरह रिएक्ट करें। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तन्वा ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा था। उसका चेहरा खुशी से जैसे दमक रहा था। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, जलाल भाई बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत लकी हो मावा। वो चहकने लगी थी। उसकी बातें ज़्यादातर जलाल के गिर्द ही घूम रही थी और उसका बस न चलता था कि मावा को उसकी खुशकिस्मती का यकीन दिला दे। मावा कभी पूरी तवज्जो से और कभी बेतरजीह से उसकी बातों के जवाब देती रही, यहाँ तक कि बारात के आने का वक्त हो गया और मुलाजमा को उन दोनों को बुलाने के लिए आना पड़ा। मावा बोझल कदमों से उसके साथ चल दी थी क्योंकि इस लिफाफे को खोलने का मौका उसे ताहाल न मिल सका था। सब लड़कियां ज़ोरों शोर से तैयार होने में मसरूफ़ थी। जब वह आखिर उसे अपने कमरे में आने का मौका मुयस्सर आ ही गया, खुद वो वक्त से पहले बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। आज उसने सुर्ख रंग की सीधी लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहना था। सुर्ख दुपट्टा गर्दन से लगा था। दुपट्टे और कमीज़ पर बहुत बारीक सिल्वर काम हुआ था। मेकअप में तो उसे महारत हासिल थी, जबकि सिल्की बालों को उसने ढीले से जोड़े में बांध दिया था, जो उसकी लंबी गर्दन पर बहुत भला मालूम होता था। कुछ लटें दांतता चेहरे के अतराफ में पड़ी रहने दी थी। अपने बदेसी हिस्सन के साथ इस खालिसतन देसी हुलिये में वो बहुत सोबर और स्टाइलिश लग रही थी। कमरे में आते ही उसने बाजुलत अलमारी खोली और एहतियात से लिफाफा निकालकर उसे चाक किया। बेतवक्को अंदर वो सीधा कागज़ पर ख़त ही तहरीर किया गया था। वो ख़त लिए बेड पर आकर बैठ गई और जल्दी जल्दी तहरीर पर नज़रें दौड़ाने लगी। बिलाशुबा उसके बाबा की लिखाई शानदार थी, लेकिन इससे कबल के वो मतन समझ पाती है कब से किसी ने उसके हाथ से कागज़ का वो बसीदा टुकड़ा अचक लिया था। मावा सरस से पलटी। वो जन्नत बेगम थी और कागज़ का टुकड़ा हाथ में पकड़े उसे इस्तज़ाइया नज़रों से देख रही थी। मावा को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हुई। सबूत तक पहुँचने का ये मौका भी उसके हाथों से निकल गया था। तो ये थी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि मावा कामयाब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। वैसे तो नावल थोड़ा अजीब हो गया है। वलीद ने बहुत बदतमीज़ी की है कि अब वो खुद गलत एक्टिविटीज़ में पड़ गया है और अब वो अपनी बहन के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहा है। तो उसने फैज़ान का बता दिया अपने फादर को। दैट्स वेरी बैड कि अब वो वैसा नहीं रहा बहन भाइयों में सलूक। लेकिन खैर होता है।
तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।